इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, इसको सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है। तो जो भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से होती है तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, बट उस टैक्स को कलेक्ट करने का, उसको कैलकुलेट करने का कुछ बेस लिया जाएगा। तो वो बेस लिया जाएगा उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या होती है? अगर प्रॉपर्टी को पूरे साल के लिए किराए पर दिया जाए तो वहाँ से उसका जो किराया कोलेक्ट होता है, जो वहाँ से इनकम होती है उसकी प्रॉपर्टी की, तो वही उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू मानी जाती है। और यहाँ पर जो ये एनुअल वैल्यू होगी, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उनके बेस पर ये कैलकुलेट होगी। अब नेक्स्ट है कि हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है। हाउस प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है अगर कोई भी बिल्डिंग और उससे जुड़ी हुई कोई भी लैंड है तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मानी जाएगी। और अगर जो एसएससी है, जो टैक्स पे कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी है, तभी वो हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और वो प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ ना की गई हो। अगर उस प्रॉपर्टी का यूज़ किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए हो रहा है या वो किसी भी तरीके से बिजनेस से जुड़ी हुई है तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है बिल्डिंग और लैंड, जो भी अटैच्ड लैंड होती है बिल्डिंग से वो, तो ये सब आती है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इस पॉइंट में यहाँ पर लैंड लिखा हुआ है। लैंड का मतलब क्या है? जो लैंड बिजनेस बिल्डिंग से अटैच है, बिल्डिंग से जुड़ी हुई जो लैंड है उसको ही हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। अगर कोई उस ओनर की लैंड कहीं बिल्डिंग से दूर है, किसी दूसरी जगह पर है, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अगर बिल्डिंग से जुड़ी हुई कोई खाली लैंड है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। जैसे कि कोई प्लेग्राउंड हो सकता है उस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ, कोई किचन गार्डन हो सकता है, तो ये सब हाउस प्रॉपर्टी में ही माने जाएंगे। अब इसकी कुछ एक्सेप्शन है कि किन केसेस में बिल्डिंग को हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है अगर कोई बिल्डिंग एम्प्लॉयज को या फिर किसी अदर पर्सन्स को किराए पर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल कोई ओनर है जिसकी एक बिल्डिंग है और उसका एक बिजनेस भी है। बिल्डिंग अलग है, बिल्डिंग तो हाउस प्रॉपर्टी में मानी जाएगी, बट उसका बिजनेस अलग है, कोई फैक्ट्री हो सकती है उसकी, वो अलग है उस बिल्डिंग से। तो अगर वो ओनर अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को अपनी बिल्डिंग किराए पर दे देता है रहने के लिए, और ऐसा मोस्टली तब किया जाता है जब उसका बिजनेस, फैक्ट्री या फिर वो बिल्डिंग आसपास होंगे, तभी वो एम्प्लॉयज़ को उन्हें किराए पर देगा। अब उसने जो एम्प्लॉयज़ को अपनी बिल्डिंग किराए पर दी है उसका पीछे का पर्पज़ क्या है? एक तो उसके एम्प्लॉयज़ को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस वजह से उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्डिंग किराए पर दी है। दूसरा, उसका बिजनेस इस टाइप का हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ का वहीं आसपास रहना जरूरी होगा, इस वजह से उसने अपनी बिल्डिंग उनको किराए पर दी गई होगी। तो जो उसने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी बिल्डिंग को एम्प्लॉयज़ को किराए पर दिया है, ये कहीं ना कहीं उसके बिजनेस से रिलेटेड है, उसके बिजनेस के फायदे के लिए उसने दिया है। तो यहाँ पर उस बिल्डिंग को किराए पर देने से उसे जो रेंट रिसीव होगा वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं माना जाएगा। यहाँ पर उसे बिजनेस इनकम क्यों माना गया? क्योंकि वो बिल्डिंग किसी ना किसी तरीके से बिजनेस से रिलेट कर रही है। सेकंड पॉइंट है कि अगर कोई भी बिल्डिंग किराए पर दी गई है बैंक, पोस्ट ऑफिस या पुलिस स्टेशन को लोकेट करने के लिए, तो ये वाली इनकम भी इनकम फ्रॉम बिजनेस मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट है कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स। जब एक साथ बिल्डिंग को भी और कुछ ना कुछ एसेट्स को, दोनों को ही किराए पर दिया जाता है तो उसे कंपोजिट लेटिंग बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग थी, उसको किराए पर दे दिया और बिल्डिंग के अंदर कोई फर्नीचर था या फिर कोई मशीनरी थी या अदर टाइप की कोई भी वैल्यूएबल एसेट थी, तो बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पर फर्नीचर को, मशीनरी को, इन सब को भी किराए पर दिया जा रहा है, तो इसे कंपोजिट लेटिंग बोला जाएगा। तो अगर जो बिल्डिंग और जो उसके साथ साथ फर्नीचर और मशीनरी किराए पर दिए गए हैं, दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। अगर उनको अलग अलग किया गया तो बिल्डिंग तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, बट अगर उनको अलग अलग ना किया जाए, उनकी अमाउंट अलग अलग कैलकुलेट ना हो, तो वहां पर उनसे होने वाली जो भी इनकम है, जो भी रेंट रिसीव होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। बट अगर जिस ओनर ने अपनी मशीनरी, फर्नीचर और ये बिल्डिंग इकट्ठे किराए पर दिए हैं, अगर ये उसका बिजनेस है, वो मोस्टली ऐसा ही करता है, बिल्डिंग्स को, फर्नीचर्स को किराए पर देने का काम करता है, तो ये उसका बिजनेस माना जाएगा। तो ये वाली इनकम उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। फोर्थ एक्सेप्शन है पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। पेइंग गेस्ट क्या होते हैं? जो पीजी होते हैं। यहाँ पर कोई भी ओनर है
तो उसका मेन काम क्या होता है, प्रॉपर्टी को एक्वायर करना। कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली और आगे उसको किराए पर दे दिया, या फिर कोई लैंड खरीद कर उस पर बिल्डिंग बनाकर उसको किराए पर दे दिया, तो ये क्या आता है, उसके बिजनेस का पार्ट है एक। तो अगर किसी ओनर का मेन काम ही प्रॉपर्टी को किराए पर देना है तो वो वाली इनकम भी उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट है सबलेटिंग ऑफ बिल्डिंग। इसका मीनिंग क्या है कि ओनर ने एक बार अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दे दी और जिस पर्सन को उसने किराए पर दी उसने आगे किसी और को किराए पर दे दी, तो उस टर्म को सबलेटिंग बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई ओनर है, प्रॉपर्टी का मालिक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दे दी, लेट आउट कर दी। यहाँ पर उसका मेन बिजनेस नहीं है लेट आउट करना, नॉर्मली उसने लेट आउट किया है, किराए पर दिया है, उसका कोई रूम खाली था, कोई बिल्डिंग खाली थी, तो इस वजह से उसने कोई इनकम होने के चांस में उसने वो आगे किसी को किराए पर दे दी, बट यहाँ पर उसका कोई बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पर जब ओनर ने, मालिक ने खुद अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दी है तो वो वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मानी जाएगी, जब ओनर खुद किसी को किराए पर देगा। बट अगर जिसको किराए पर दी गई है उसने क्या किया, दोबारा से आगे किसी और को किराए पर दे दी, तो ये वाला जो पर्सन है जो बीच में दोबारा से किसी और को दे रहा है, ये वाला उसका ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का। तो जिस पर्सन ने दोबारा आगे किसी और को किराए पर दिया है उसकी इनकम अदर सोर्स के अंदर आएगी, और जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। इसका एक एग्जांपल है इजी सा। मान लो कोई ओनर है, इसका एक रूम खाली था और इसने क्या किया, टीनेट को लेट आउट कर दिया, किराए पर दे दिया अपना वो रूम 3000 में। यहाँ पर ओनर ने, जो उस रूम का ओनर है, इसने 3000 में उसको लेट आउट किया है, तो जिसने वो किराए पर लिया उसने आगे इसको दोबारा से किसी और को किराए पर दे दिया और इसने दिया उसे किराए पर 4000 में। तो यहाँ पर जो उस रूम का ओनर है, मालिक है, उसको कितने मिल रहे हैं, उसको सिर्फ 3000 रिसीव हो रहे हैं यहाँ से, और जो इसके 3000 हैं ये माने जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये ओनर की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी। बट जो ये टीनेंट है जिसने आगे किसी और को किराए पर दिया है, इसको इनकम कितनी होगी, इसको 4000 रिसीव हुए यहाँ से, बट 4 में से 3000 तो इसे ओनर को देने हैं, तो इसकी इनकम कितनी होगी, यहाँ पर इसकी इनकम होगी 1000 की, और ये उस रूम का ओनर नहीं है, तो इस वजह से इसकी जो ये इनकम है ये आएगी अदर सोर्स के अंदर। तो ये उसकी कुछ एक्सेप्शन थी। सेकंड, इसमें बिल्डिंग का एक और पॉइंट था हाउस प्रॉपर्टी का, कि जो असेसी है वो प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, तभी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लाइबल होता है टैक्स को पे करने के लिए। ओनली जो ओनर होता है उस प्रॉपर्टी का लाइबल टू पे टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स पे कर सकता है। जो अभी किया है वही सेम एग्जांपल है कि जो ओनर होगा प्रॉपर्टी का उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। बाकी अगर किसी और को उस प्रॉपर्टी से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी इनकम आएगी अदर सोर्स के अंदर, अगर कोई और वहां से कोई ना कोई इनकम रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट है ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब बार बार यहाँ हाउस प्रॉपर्टी के ओनर की बात होती है, तो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होता कौन है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी वही उस प्रॉपर्टी का ओनर बोला जाएगा, वही उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। नेक्स्ट है अब डीम्ड ओनर। डीम्ड का मतलब होता है मानना, इसको सेक्शन 27 में डिफाइन किया गया है। डीम्ड ओनर क्या होता है, मतलब कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी का एक्चुअली में ओनर नहीं है, बट उसको टैक्स पे करने के पर्पज से वहां का ओनर माना गया है उस प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है, मान लो किसी पर्सन के नाम से कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है, ना तो उसके नाम से वो प्रॉपर्टी रजिस्टर, ना उस प्रॉपर्टी पर उसका कोई राइट, ना वो उस प्रॉपर्टी का मालिक, बट वो क्या किया हुआ है, उस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है। तो अगर उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को जो उसके ऊपर उसका कंट्रोल है बट वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, उस प्रॉपर्टी को उसने आगे किसी को किराए पर देकर वहां से कोई ना कोई इनकम रिसीव की है, कोई ना कोई पैसा कमाया है, तो जो उसने इनकम रिसीव की है उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम से रजिस्टर है, जिसका उस प्रॉपर्टी पर कंट्रोल होगा पूरे साल में, जिसने वहां से इनकम जनरेट की होगी, वही पर्सन टैक्स पे करेगा, और इसलिए उसको डीम्ड ओनर बोला जाएगा। डीम्ड मतलब उसको ओनर मान लिया जाएगा प्रॉपर्टी का, लेकिन सिर्फ टैक्स पे करने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर डीम्ड ओनर के कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है विदाउट कंसीडरेशन, बिना किसी कंसीडरेशन के,
विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि कोई ओनर था, उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, किसी और के नाम पर रजिस्टर करवा दी वो प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन, बिना पैसा लिए उससे, ऐसे ही उसके नाम पर रजिस्टर करवा दी, तो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का ओनर टैक्स देने के पर्पज़ से वही माना जाएगा जो पहले ओनर था उसका, जिसने प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र करी है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा मोस्टली टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स देने से बचने के लिए किया जाता है कि कोई ओनर होता है प्रॉपर्टी का, वो अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पर उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा देता है, उस फैमिली मेंबर के नाम पर जो टैक्स के अंदर नहीं आते। तो इस तरीके से वो टैक्स को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, बट फिर भी उनको टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी फैमिली मेंबर को, किसी अदर पर्सन को बिना पैसा लिए ट्रांसफ़र करी है, तो जो स्टार्टिंग में उसका ओनर था, टैक्स उसी को देना पड़ेगा। और इस टाइप की प्रॉपर्टी किनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है? जैसे कि स्पाउस को, माइनर चाइल्ड को, अगर कोई उनका चाइल्ड है माइनर, वो टैक्स के अंदर नहीं आते, टैक्स नहीं देना पड़ता, तो उनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा दी, स्पाउस के नाम पर करवा दी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करके किसी ने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे के पोजेशन में दे दी, दूसरे को या तो यूज़ करने के लिए दे दी, उसके पोजेशन में रख दी अगर वो प्रॉपर्टी, तो जो पर्सन उसको यूज़ कर रहा है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वही टैक्स पे करेगा उसके ऊपर, वही उसका ओनर माना जाएगा। फिर चाहे वो प्रॉपर्टी किसी के नाम पर भी रजिस्टर क्यों ना हो, अगर उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद जिसको दी गई है वही उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। फोर्थ पॉइंट है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो वो लीज पर ली गई है, तो जिस पर्सन ने वो ली है और इस टाइम पीरियड को 12 साल से ज़्यादा हो गई, इस 12 साल से ज़्यादा के लिए उसने लीज पर ली है, तब भी वही पर्सन उसका ओनर माना जाएगा टैक्स पे करने के लिए। ऐसे ही अगर कोई प्रॉपर्टी लीज पर ली गई है, मीन्स कोई प्रॉपर्टी ठेके पर ले ली, अगर उसका यूज, जिसने ली है वो प्रॉपर्टी लीज पर, उसका यूज़ वो एग्रीकल्चर के लिए कर रहा है, खेती कर रहा है, उसके ऊपर तो एग्रीकल्चरल इनकम तो टैक्स फ्री होती है, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। बट अगर वो उस लीज पर ली हुई लैंड पर कोई ना कोई घर बना लेता है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेता है, कोई भी काम करता है, तो वहां पर उसको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर, अगर एग्रीकल्चर के लिए यूज की गई है प्रॉपर्टी, तो उसको छोड़कर अगर किसी अदर पर्पज के लिए उसके ऊपर हाउस कंस्ट्रक्ट करके उसका यूज किया जा रहा है, तो वहां पर भी जिस पर्सन ने हाउस कंस्ट्रक्ट किया है, जिसने वो ठेके पर ली है, वही उसका ओनर माना जाएगा सिर्फ टैक्स देने के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पर रजिस्टर हो, एक्चुअल ओनर उसका चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट इसका 6th पॉइंट है डिस्प्यूटेड ओनरशिप। डिस्प्यूटेड ओनरशिप का मतलब क्या है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई कोर्ट में केस चला हुआ है, तो यहाँ पर अगर उसके ऊपर केस चला हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर, यहाँ पर प्रॉपर्टी के असली मालिक का नहीं पता, अगर उस प्रॉपर्टी पर कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया जाए, तो वहाँ से कोई भी इनकम नहीं होगी। अगर प्रॉपर्टी पर स्टे लग गया तो वहाँ से इनकम नहीं हुई, तो किसी को भी पार्टी को टैक्स नहीं देना। बट अगर जिस भी दोनों पार्टियों ने केस कर रखा है और उन दोनों पार्टियों में से कोई भी एक उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, और उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने से वहाँ पर उसे कोई इनकम हुई, उसने उसको किराए पर दे दिया, वहाँ पर उसको कोई इनकम हुई किसी भी टाइप की, तो जिसको इनकम हुई है वही टैक्स पे करेगा उस प्रॉपर्टी का। तो चाहे बाद में कोर्ट के फैसले के बाद जब केस सोल्व हो जाए, उसका असली ओनर कोई भी हो, बट पास्ट में जिस भी पार्टी ने उसके ऊपर इनकम रिसीव किया है, उस पर कोई ना कोई पैसा कमाया है प्रॉपर्टी पर, तो वही टैक्स देगा, चाहे बाद में उसका कोई भी मालिक बने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का मेन पॉइंट है कि वो प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से असेसी के द्वारा बिजनेस या फिर प्रोफेशन के लिए यूज ना की गई हो। मतलब कि अगर किसी प्रॉपर्टी का या तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही, पूरी बिल्डिंग ही, या फिर उस प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ पोर्शन, कोई ना कोई हिस्सा असेसी के द्वारा अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज हो रहा है, वो अपना बिजनेस चला रहा है उस प्रॉपर्टी में अगर किसी भी टाइप का, तो उसकी इनकम वहां पर बिजनेस इनकम मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अदर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रॉड। अगर कोई पर्सन को इनकम हो रही है, उसकी कोई प्रॉपर्टी अब्रॉड में है, विदेश में कोई प्रॉपर्टी है, और उसके ऊपर वो इंडिया में बैठकर इनकम ले रहा है, तो इस केस में उसे टैक्स कहाँ पर देना पड़ेगा? अब यहाँ पर देखो, उसकी प्रॉपर्टी तो अब्रॉड में है, विदेश में है, बट वो अगर इनकम इंडिया में ले रहा है उस प्रॉपर्टी की, तो उसे टैक्स भी इंडिया में देना पड़ेगा।
तो यहाँ पर इंडिया में टैक्स पे करने के लिए दो चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहले तो कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है, ये देखा जाएगा। अगर वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा तभी वो इंडिया में टैक्स पे करेगा। दूसरा, उसने इंडिया में इनकम रिसीव करी होगी तभी। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखा जाएगा उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू। अब यहाँ पर इंडिया के रेजिडेंट की बात हो रही है, इसको समझने के लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस वाली जो वीडियो है वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको वहाँ से देखना पड़ेगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे होता है पर्सन। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी जो उसकी अब्रोड में है। अब इस प्रॉपर्टी पर उसे टैक्स कैसे देना है, ये देखा जाएगा कि उसकी अब्रोड में कितनी प्रॉपर्टी है। जितनी प्रॉपर्टी उसकी उस अब्रोड में है, ये माना जाएगा कि अगर वही प्रॉपर्टी उसकी सेम इंडिया के अंदर होती तो यहाँ पर उसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ता प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ पर अगर वो उस प्रॉपर्टी पर इनकम जनरेट करता तो उसे इतना टैक्स देना पड़ता, तो वही टैक्स फॉरेन का टैक्स माना जाएगा प्रॉपर्टी का। जितना उसे इंडिया में प्रॉपर्टी होती अगर टैक्स देना पड़ता तो वही टैक्स उसका फॉरेन प्रॉपर्टी का मानकर इंडिया में उससे कलेक्ट कर लिया जाएगा।